हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं सेट डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? तो 1990 में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 4, CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो जनवरी 1993। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1997 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश फजल अली। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यूरोपीय यूनियन की संधि रिक्त स्थान किस वर्ष प्रभावी हुई? तो 1871। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव रिक्त स्थान है? तो एंटोनियो गुटेरस। द्वितीय विश्व युद्ध रिक्त स्थान को हुआ था? तो 1939 से 1945। लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक रिक्त स्थान लिखी गई? तो क्लब ऑफ रोम द्वारा। भारत में नई आर्थिक नीति रिक्त स्थान में अपनाई गई? तो 1991। स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें रिक्त स्थान प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रशेखर। नीति आयोग की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में हुई? तो 1 जनवरी 2015। 3 सही जोड़ी। CTBT की स्थापना 24 सितंबर 1996 में हुई थी। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक AO व्यूम हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सोवियत संघ ने किस राजनीतिक दल का शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो गोलकुंडा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो 1951 से 1956 और किस मॉडल पर आधारित थी? हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी? तो भारत में मुख्यमंत्री नहीं होती है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री बनी महिला सुचेता कृपलानी। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य लिखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में? सत्य है। भारतीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? असत्य है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है? सत्य। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में? असत्य है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से? सत्य। भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26 अप्रैल 1976 को बना था? असत्य। द्विध्रुविता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुविता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व में आना था। सोवियत संघ के पतन का कारण लिखिए। तो देश की राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण थी। निःशस्त्रीकरण क्या है लिखिए। तो विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को कम करना निःशस्त्रीकरण कहलाता है। निःशस्त्रीकरण से हथियारों की सीमा निर्धारित करने व उन पर नियंत्रण करना था। मानव अधिकार आयोग क्या है लिखिए। तो मानव अधिकार आयोग एक संगठन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें मानव के हितों की रक्षा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 8, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है लिखिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि में शामिल होने वाले देश ग्रीन हाउस गैसों को कम करके पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को सुधारेंगे। यह जापान के क्योटो शहर में 1997 में अपनाया गया। संयुक्त संपदा क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। वे संपदा जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है संयुक्त संपदा कहलाती है, जैसे मैदान, नदी, चारागाह आदि। विश्व आर्थिक मंच का गठन व इसका मुख्यालय कहाँ है?
विश्व आर्थिक मंच का गठन 24 जनवरी 1971 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आर्थिक उदारीकरण से क्या आशय है? आर्थिक उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों और प्रक्रिया में परिवर्तन करना है। प्रश्न क्रमांक 10वां, नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखिए। नियोजन मतलब प्लान, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष अथवा निश्चित समय अवधि में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण करना है। इसमें उन साधनों का उपयोग किया जाता है जिससे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। बॉम्बे प्लान क्या था? लिखिए। जनवरी 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया। यह भारत के आर्थिक विकास की एक 11वां विदेश नीति का निर्धारण क्यों आवश्यक है? लिखिए। एक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति व्यापार और राजनीति संबंध के लिए आवश्यक है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व विश्व बंधुता क्या है? विश्व बंधुता का आशय है सारे विश्व में भाईचारा होना। हर कोई आपस में मिलकर विश्व की समस्या को सुलझाते हैं। इससे पूरे विश्व में शांति की भावना विद्यमान होती है। प्रश्न क्रमांक 12वां, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य? लिखिए। तो कांग्रेस नेताओं के एक प्रभावी समूह को औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 42वां संशोधन क्या है? लिखिए। तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। स्वायत्ता क्या है? लिखिए। स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी। उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार होता है। स्वायत्त संगठन और संस्था होती है जो स्वयं निर्णय लेती है। ऐसे संगठन या संस्था पर किसी का दबाव नहीं होता है। क्या कहलाती है? स्वायत्ता कहलाती है। मतलब अपना निर्णय स्वयं लेना, किसी के दबाव में नहीं आना, स्वायत्ता कहलाता है। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो नेताओं का अपने फायदे के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना भारतीय राजनीति में आम सी बात हो गई थी। ऐसे दल बदल नेताओं के लिए भारतीय राजनीति में आया राम गया राम इस्तेमाल किया जाता है। गठबंधन सरकार क्या होती है? लिखिए। जब किसी राजनीतिक दल में पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वह दूसरे राजनीतिक दल के साथ मिलकर सरकार बनाता है। इस बंधन से बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। यह गठबंधन अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार से हो सकता है। समग्र क्रांति से क्या आशय है? लिखिए। समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण का नारा व विचार था। समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण का नारा व विचार था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। इसमें 7 क्रांतियाँ शामिल थी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति के बारे में जानकारी थी। प्रश्न क्रमांक 16वां, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। सोवियत प्रणाली के विघटन की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। तो सोवियत प्रणाली के विघटन के प्रमुख कारण। सोवियत संघ द्वारा 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई। सोवियत संघ में प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ता ही चला गया। नंबर 3, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो पाश्चात्य देशों से प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे रह गया। आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार से असंतुष्ट थे। प्रश्न क्रमांक 17वां, यूरोपीय संघ का गठन किन कारणों से हुआ? उदाहरण देकर 1992 की maastricht संधि द्वारा यूरोपीय संघ के गठन निम्न कारण से हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाना जरूरी हो गया था। यूरोप के देशों ने कोयला और इस्पात की कमी महसूस की, जिसके फलस्वरूप उद्योग धंधे तथा कारखाने
बंद के कगार पर पहुंच गए, अतः सर्वप्रथम कोयला इस्पात यूरोपीय समुदाय गठित हुआ। परमाणु ऊर्जा और आर्थिक वृद्धि हेतु यूरोपीय ऊर्जा समुदाय और आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। मतलब यूरोप की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस कारण यूरोपीय देशों ने एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में था। प्रश्न क्रमांक 18, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है: रियासतों की समस्या, अखंडता की समस्या, कश्मीर की समस्या और आर्थिक चुनौती तथा शरणार्थी की पुनर्वास की समस्या। यह भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। रियासतों के एकीकरण की समस्या, सभी देशी रियासतों को संगठित कर एक सूत्र पर बांधना बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय राजनेताओं ने इसे आसानीपूर्वक संपन्न किया। आर्थिक चुनौती, स्वतंत्रता का देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बहुत सी योजना बनाई गई। कश्मीर की समस्या, कश्मीर की समस्या भारत में वर्तमान रूप तक चल रही है। यह एक सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य पुनर्गठन, तो 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले में कार्रवाई करना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश नए राज्यों की स्थापना की सिफारिश स्वीकृत कर ली गई। मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा को यथावत अस्तित्व बना रहा। त्रिपुरा को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाए। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, लिखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। इसके तहत आम नागरिक किसी भी सरकारी संस्थान से निर्धारित किए गए खंडों के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक कानूनी निकाय है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो दक्षिण एशिया की शांति और सहयोग में सार्क देश का योगदान महत्वपूर्ण है। सार्क ने अपने 8 देशों के सदस्यों को पास लाने का कार्य किया, जिसके में भारत पाकिस्तान में कटुता कम हुई और परस्पर विश्वास करने पर सहमत हुए। सार्क देशों की बैठक प्रत्येक वर्ष होती है, जिसमें छोटे छोटे मतभेद सरलता से समाप्त किए जाते हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास पर सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जिससे विदेशी शक्ति का प्रभाव कम हुआ। 2004 में सार्क सदस्यों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता सप्टा पर हस्ताक्षर किए। इसे मुक्त व्यापार से राजनीतिक मामलों में भी परिवर्तन आया। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्य को समझाकर लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य युद्ध में विवादों को शांतिपूर्ण समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा देश बंधुता की भावना का विकास करना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय, विश्व के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना और विश्व की शांति को सुदृढ़ बनाना। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई, उदाहरण देकर अपने विचार लिखिए। तो भारत में मुख्य कारणों से गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई। गुटनिरपेक्ष क्या होता है? भारत 2 महाशक्तियों जैसे रूस और अमेरिका में से किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहता था और अपना निर्णय स्वयं लेना चाहता था। इस नीति को गुटनिरपेक्ष नीति कहते हैं। तो भारत गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपनाई? क्योंकि राष्ट्रीय आज़ादी की भावना, यदि भारत किसी गुट में मिलता तो उसे उस गुट की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती। भारत स्वतंत्र रूप से अपने
ये नीतियों का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा। भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत चाहता था कि वह लंबे समय तक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। गुट में शामिल होने का तात्पर्य था समर्थक देश के साथ युद्ध में अपनी सहभागिता देना, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। आर्थिक विकास की आवश्यकता। भारत विश्व की दोनों महाशक्तियों तथा उनके समर्थक राष्ट्रों से आर्थिक और तकनीकी मदद प्राप्त करना चाहता था। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोध के स्वरूप भारत लंबे समय तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की त्रासदी सह रहा था। इसके विरोध में भारत ने गुटनिरपेक्ष में शामिल हुआ। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना क्यों आवश्यक है? अपने विचार लिखिए। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। साक्षरता में वृद्धि लाना। भारत में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर है, जिससे महिला की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अतः साक्षरता दर में वृद्धि कर क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारा जा सकता है। कुरीतियों और अंधविश्वास को कम करना। कुरीतियाँ और अंधविश्वास भी क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है, अतः इन्हें वैज्ञानिक ढंग से समाप्त करना चाहिए, जिससे सभ्य समाज का निर्माण हो। राजनीति का प्रभाव। विकास की दौड़ में कुछ क्षेत्रीय इलाके ऐसे रह गए हैं जहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, केवल घोषणा होती है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। राजनीति में सुधार कर भी क्षेत्रीय असंतुलन कम हो जाएगा। तकनीकी का अभाव। अधिकांश क्षेत्रों में तकनीकी का अभाव होने के कारण वहाँ विकास की दौड़ से दूर रह गए। बहुत सी योजना और तकनीकी कौशल देकर विकास किया जा सकता है।